नमस्कार। नमस्कार। आज आज हमारे साथ हैं संघ दर्शन नाम की किताब के लेखक लोकेंद्र जी। लोकेंद्र सिंह जी के बारे में थोड़ा सा बता दें। इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। ग्वालियर के ये रहने वाले हैं मूलतः। और बाद में इनकी शिक्षा दीक्षा जो है वो कई अलग अलग जगहों पे हुई है। लेकिन पत्रकारिता में इन्होंने अपनी पढ़ाई की है, ये गौर करने लायक बात है। कई जगहों पर जैसे दैनिक भास्कर और नवदुनिया पत्रिका, इन सभी जगहों पर इन्होंने काम किया है। और फिलहाल हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं उसका विषय है इनकी लिखी हुई किताबें। तो कई किताबें इन्होंने लिखी हैं जिसमें आलेखों का संग्रह, जैसे कि देश कठपुतलियों के हाथ में, हम असहिष्णु लोग, या फिर राष्ट्रवाद एवं मीडिया में ये सह संपादक की भूमिका में थे। स्त्री शक्ति संवाद में भी ये सह संपादक की भूमिका में थे। और जो इनकी मुख्य किताब है जिस पर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं वो है संघ दर्शन, अपने मन की अनुभूति। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि पाठकों को आप अपना परिचय थोड़ा सा स्वयं ही दें ताकि कुछ आपके बारे में जाना जा सके। जी, सबसे पहले तो किताब गली को बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस पुस्तक पर चर्चा का आयोजन किया, और आनंद जी को बहुत-बहुत धन्यवाद इस चर्चा को वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा शायद हो जाए। तो सबसे पहले तो आपने मेरा परिचय वैसे तो करा ही दिया। मैं ग्वालियर में जन्म हुआ मेरा, और उसके बाद मैंने ग्वालियर के ही जीवाजी विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी की, और मैंने विभिन्न समाचार पत्रों में, दैनिक भास्कर पत्रिका, नई दुनिया, स्वदेश, इनमें काम किया। अलग-अलग शहरों में भी काम किया, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। कुछ किताबों का लेखन किया है। नियमित तौर पर कुछ समाचार पत्रों के लिए भी लिखना होता है। थोड़ा बहुत कविताएँ भी लिख लेता हूँ जब मन करता है तो। पेशेवर कवि नहीं हूँ। जो शौकिया कवि होते हैं उस तरह का कवि हूँ। और थोड़ा-सा अभी एक नया शौक लगा है, वो है फ़ोटोग्राफ़ी और डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकिंग का। तो ये कुछ काम है, और बाकी कुछ चर्चा में आएगा। जी। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं आपकी पुस्तक संघ दर्शन पर। इस पर जो चीज़ें मुझे नज़र आई, सबसे पहले तो मुझे नज़र आया कि एक अध्याय इसमें आरक्षण पर है। और इससे मुझे जी। याद आ गया कि बिहार में पिछले चुनावों के समय मोहन भागवत जी के एक बयान, आरक्षण संबंधी बयान के ऊपर काफ़ी विवाद रहा था। तो क्या ऐसे अध्यायों में आपने उन विवादों को समेटने की भी कोशिश की है? हाँ, ये जो 2-3 आलेख है, इसको केंद्र में रख कर के है, आरक्षण और संघ। यानी आरक्षण को लेकर के संघ की दृष्टि क्या है? तो पहला आलेख संभवतः मुझे याद आ रहा है कि उसी बिहार के संदर्भ में मैंने लिखा था, जब बिहार में ये बड़ा राजनीतिक और वैचारिक डिस्कोर्स बन गया था। हालाँकि ये मज़ेदार बात है कि सरसंघचालक जी ने वो बयान जो है पब्लिक फोरम पे नहीं दिया था। पांजन्य ने उनका इंटरव्यू किया था, एक उनका विशेषांक था, दीनदयाल जी पर केंद्रित विशेषांक था। तो उसमें उन्होंने एक इंटरव्यू जो है सरसंघचालक जी डॉक्टर मोहन भागवत जी का किया था। उसमें उन्होंने एक आरक्षण संबंधी एक प्रश्न आया था, उस पर उन्होंने अपनी राय दी थी, जो राय संघ की है। तो उसको लेकर के गलत व्याख्या न्यूज़ चैनल्स ने, दूसरे और किस्म के बौद्धिक लोगों ने उसकी व्याख्या करी। जबकि उन्होंने कहा कि आरक्षण एक ऐसा विषय बन गया है, जिसका हल सद्भावना के साथ निकाला जा सकता है। तो सद्भावना के साथ उसको देखना चाहिए। जबकि आरक्षण को आज सीधे तौर पर राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है। इसीलिए आरक्षण एक विवाद का विषय है, लेकिन संघ उसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखता, इसलिए संघ डरता भी नहीं। और वो कोई पॉलिटिकल संदर्भ में दिया गया बयान भी नहीं था, इसलिए उसको जब बिहार के चुनावों से जोड़ करके देखा तो मुझे थोड़ा-सा हास्य हुआ कि कैसे हम किन चीज़ों को किस तरह से देखते हैं। वो एक बात ध्यान रखिए, पांजन्य के पाठक उस तरह के नहीं हैं जो पॉलिटिकल जिन पे प्रभाव इस तरह से हो जाए और वो बिहार के चुनाव को इन्फ्लुएंस करें आरक्षण के विषय पे। इसलिए उसको आरक्षण के जो उनका पहला वक्तव्य जो चर्चा में आया वो वही था। उसके बाद भी उन्होंने 1-2 जगह और कार्यक्रमों में बोला। इस विवाद के होने के बाद भी उन्होंने इस विषय को बोला है।
और एक और बात आपको बताता हूं आनंद जी, कि संघ का जी दृष्टि क्या आरक्षण पे, संघ की दृष्टि है कि आरक्षण जब तक जो समाज पिछड़ा है, वंचित है, जिसे अभी सामर्थ्य देने में, उसे आगे लाने में जब तक जरूरत है, तब तक उसको आरक्षण देना चाहिए। ये संघ का अधिकृत स्टैंड है। और ये संघ के किसी भी बात को इसलिए तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत नहीं कर सकते। दरअसल क्या, कई लोगों को जानकारी रहती नहीं। संघ का इस पर एक अधिकृत डॉक्यूमेंट है। 1981 में संघ की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था जो निर्णय लेती है, यानी जो निर्णय लेती है और बाद में संघ उसको इंप्लीमेंट करता है, या उस पर उसकी दृष्टि एक रहती है कि हम इसको इस तरह से देखते हैं। तो आरक्षण पर प्रस्ताव पारित हुआ 1981 में अखिल भारतीय जो समिति है उसमें। तो उसमें भी यही बात आई कि संघ आरक्षण का समर्थन करता है, और तब तक करता है जब तक समाज को, जिस समाज के लिए, जिस समाज को ध्यान में रख करके संविधान में उसकी प्रस्तावना की गई, उसकी व्यवस्था की गई है, वो तब तक उसको जारी रहना चाहिए। सरसंघचालक जी ने भी यही कहा कि वास्तव में जिनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, उनको उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये उस समाज को, उस समाज के लोगों को ये सोचने चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि राजनीतिज्ञों को सोचना चाहिए, किसी पार्टी को सोचना चाहिए, किसी सत्ता को सोचना चाहिए, नहीं। उनके वक्तव्य में था, उनकी टिप्पणी में था कि समाज के लोगों को अपने आरक्षण वाले विषय को थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि बाकी के समाज के बाकी बंधुओं को उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो यहाँ यहाँ पर एक बड़ा विकट प्रश्न खड़ा हो जाता है लोकेंद्र जी, जैसे कि आपने बताया कि जिन लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए, जब तक उन्हें पूरा लाभ मिल न जाए या ये न देख लिया जाए कि हाँ उन्हें इसका फायदा होना शुरू हो गया है या हो चुका है, तब तक ये जारी रहेगा। लेकिन असल में अभी उन तक फायदा पहुंच भी रहा है या नहीं, इसकी कोई जांच तो हुई ही नहीं। अभी भी तो किसी यही तक फायदा उसका पहुंच यही रहा उन्होंने होगा ना। कहा, तो यही उन्होंने ये कहा, जांच कौन करेगा? यही यही उन्होंने कहा। क्या है कि जब भी राजनीतिक दृष्टि से बात होगी तो उसके पक्ष विपक्ष अपने आप बन जाते हैं, है ना। इसीलिए अभी तक आरक्षण को लेकर के पॉलिटिकली डिस्कोर्स होते रहा, इसलिए उसमें विवाद की स्थिति कई बार बनती है। लेकिन जब समाज जब चिंता करता है, और सब प्रकार के समाज मिल करके, समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, निस्वार्थ लोग हैं, जो समाज का वास्तव में भला सोचते हैं, उसको हम सवर्ण और वंचित और इस तरह से बांट करके नहीं देख रहे। सभी समाज के लोग एक दूसरे को साथ में लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, ये तय बात है। वो मिलकर के जब सोचेंगे तब फिर उसको उस दृष्टि से नहीं देखेंगे। और ये होना ही चाहिए कि कोई स्कीम आई, कोई योजना आई, कोई व्यवस्था आई, उसको उसका मूल्यांकन करना ही चाहिए कि भाई वो उसका परिणाम आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो उसको ज्यादा परिणामदायक कैसे बना सकते हैं। भाई जिस काम के लिए हमने उस व्यवस्था को लगाया, वास्तव में उसका परिणाम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा तो उसको और परिणामकारी व्यवस्था कैसे बना सकते हैं, ये भी तो है। जी, तो अभी चलिए इस किताब को हम लोग थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, क्योंकि आपकी और भी कई किताबें नज़र आ रही हैं मुझे। तो एक जो मुझे किताब अनोखी सी नज़र आती है, उसमें उसका नाम है हिंदी हम सब की। क्या आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? क्योंकि हिंदी भाषा पे कुछ लिखा जाए ऐसा कई सालों से होता नहीं है या कम होता है। ये जी हिंदी हम जी, सब की ये किस विषय पे है? जरूर। दरअसल एक और बात है जो मैं बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक भी हूँ। और माननीय पूर्व कुलपति ब्रजकिशोर कुठियाला जी के समय में हमने एक शोध कार्य किया। ये पुस्तक उस तरह की पुस्तक नहीं है जिसमें कोई इस तरह के अध्याय हो, कंटेंट उस तरह का हो। ये है क्या, इसके बारे में बताता हूँ। तो हमने एक शोध किया कि हिंदी के जो अखबार हैं, हिंदी के नाम पर निकल रहे हैं, हिंदी पाठकों से वो अपने आप को प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं, हिंदी वर्ग में प्रतिष्ठित हैं, लेकिन उन अखबारों की भाषा कैसी हो गई है कि उसमें हिंदी के शब्द कम है और अंग्रेजी के बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। एक बात हम सब मानते हैं, हिंदी के लोग हैं, भाषा के लोग हैं, सब मानते हैं। वो क्या बात है कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसका निरंतर प्रवाह है, बना हुआ है, निर्मल प्रवाह है, वो बहती हुई भाषा है, कोई रुकी हुई या अवरोध की भाषा नहीं। उसमें तमाम भाषाओं के शब्द आए, लेकिन किसी भी भाषा में तमाम भाषाओं के शब्द तब ही स्वीकार होने चाहिए जब उसका उसके अपने परिवार में कोई शब्द ना हो। जैसे हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी की बात हम सिर्फ हिंदी की बात नहीं करें, हम भारतीय भाषाओं की बात करें। अगर कोई शब्द है तो अगर हमारे पास उसका अब हिंदी में वो शब्द नहीं है तो हम मराठी में देख सकते हैं, हम कन्नड़ में देख सकते हैं, हम मलयालम में देख सकते हैं।
लेकिन हमारा जो हिंदी का संपादक है या पत्रकार है, मैं भी स्वयं भी पत्रकार हूं, तो वो छूटते ही सीधे अंग्रेजी चला जाता है और अंग्रेजी से उस शब्द को लेकर के आकर के अपने हिंदी के पाठकों के दिमाग में परोसना, उसको बिठाना शुरू कर देता है। और ये भी देखने में आया कि वो जो अंग्रेजी का शब्द उसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं अखबारों में, उनके हिंदी शब्द भी बहुत सुंदर हैं, लेकिन इसके बाद भी उनको अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल कर रहे थे। इस पे एक थोड़ा सा डिस्कोर्स हुआ, फिर इस पे एक शोध कार्य किया, तो हमने देखा कि बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में ये प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है कि हिंदी के अखबारों में अंग्रेजी के शब्दों का जो प्रयोग है, उपयोग है, वो बड़ी संख्या में बढ़ता जा रहा है। तो हमने ऐसे कुछ विद्वानों के साथ, शीर्ष संपादकों के साथ मिल करके इस शोध के बाद ये वो उसमें से हमने निकाले अपने शोध के दौरान कि कितने अंग्रेजी के शब्द जो प्रयोग किए जा रहे हैं। फिर हमने विद्वानों के साथ मिलकर के ये देखा कि इनके हिंदी के सहज शब्द कौन हो सकते हैं। हमने वो नहीं किया कि रेलगाड़ी का हिंदी का शब्द लोपथगामी, ये हिंदी का उपहास बनाने के लिए प्रयोग करते हैं लोग, वैसा नहीं किया, जो सहज है वैसा ही किया। तो उसमें हमने इन सब बातों को लेकर के ऐसे कुछ 500, लगभग 500 शब्द हैं, उनको शामिल किया है जो अंग्रेजी में अखबारों में प्रयोग हो रहे हैं, जबकि उनके हिंदी के विकल्प क्या हो सकते हैं। तो हिंदी के विकल्प उसमें हैं, यानी अंग्रेजी के वर्क्स, हिंदी के जो शब्द हैं जिनका प्रयोग होना चाहिए। उसमें बहुत आनंद की बात यह है कि स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, जो हिंदी के प्रति उनका समर्पण हमको मालूम है, उनका स्नेह उस शोध को प्राप्त हुआ था और उन्होंने इस दिशा में काफी काम भी कराया था। दिल्ली में इस संदर्भ में पत्रकारों के साथ एक चर्चा भी कराई थी, तो उनका बहुत आग्रह इस कार्य को लेकर के था। तो उसकी एक छोटी सी पुस्तक इस रूप में निकली है, उसमें 500 के लगभग अंग्रेजी के शब्द हैं जिनके हिंदी विकल्प हैं। जी, अभी हाल में सोशल मीडिया पर ही एक और लेखक जो इस बारे में चर्चा कर रहे थे, प्रवीण झा जी हैं, जो कि कई पुस्तकों को लिखने के लिए जाने जाते हैं। हाल में गिरमिटिया मजदूरों पर लिखा उनका उनकी किताब काफ़ी प्रचलित हुई है। इसके अलावा भी उनकी कई लिखी हुई किताबें, अभी हाल में तो वो मेरे ख्याल से संगीत पर लिखने का प्रयास कर रहे हैं। मगर उन्होंने जो अभी हाल में कुछ सोशल मीडिया पे चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने इस बारे में ध्यान दिलाया था कि तमिल भाषा में कई जो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, इसके लिए तमिल में अपने खुद के शब्द बना लिए गए, लेकिन हिंदी में ऐसा बहुत कम होता हुआ दिखता है, या ऐसा संस्थाओं के स्तर पर प्रयास होता हो। और दूसरी चीज़ एक ये भी रहती है मेरे मन में हमेशा कि संस्था की ओर से जब ऐसे शब्द गढ़ने का प्रयास किया जाता है तो लोग उसे स्वीकारते नहीं। लोक की ओर से प्रयास हो तब शब्द जो है वो ज़्यादा आसानी से बुद्धिजीवी वर्ग स्वीकार लेता है। ये समस्या भी रही है क्या ऐसे शोध प्रबंधों को देखने में आपके पास? हाँ, आपने ठीक बात कही। सिर्फ आपने तमिल की बात करी, तमिल ही नहीं, मराठी का भी ऐसा ही है। मराठी ने भी अपने कई शब्द बनाए हैं नए, कई शब्द वो जो अंग्रेजी के हैं उन्होंने स्वीकार नहीं किए, उनके अपने उन्होंने मराठी शब्द बनाए हैं। और भी भाषाओं में ऐसा देखने को मिलता है। हिंदी के साथ ये है, हिंदी के लिए बाकायदा एक संस्थान है जो अनुवाद करता है, जो तकनीकी शब्दों का अनुवाद करता है, वो भी है। लेकिन उनके शब्दों को स्वीकार्यता इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हिंदी का जो लेखक है, पत्रकार है, वो उन शब्दों का प्रयोग नहीं करता। जब प्रयोग नहीं करेंगे, समाज के बीच नहीं जाएगा शब्द, तो वह लोक का भी शब्द नहीं बन सकता। व्यक्ति, भाई जिस संस्था में कोई काम कर रहा है वो भी तो व्यक्ति है, उसने ही शब्द का चलन उसने अनुवाद किया, या गढ़ा, शब्द अनुवाद भी नहीं किया तो गढ़ा, उसने तैयार किया कोई शब्द और उसको उसने दिया समाज को उपयोग करने के लिए। तो ये हमारे हिंदी के लेखकों, पत्रकारों की जिम्मेदारी है कि वो उसको समाज के बीच में लेकर के जाएं। समाज के बीच में जाएगा तो प्रयोग होगा। अभी मैं आपको, हम सबको याद है, आप शायद आपने देखा भी होगा, मेरी पुस्तक भी है उस पर, हम असहिष्णु लोग। असहिष्णु लोग प्रचलित शब्द तो नहीं था, असहिष्णुता, असहिष्णु नहीं था, लेकिन एक दुर्भाग्य से एक आंदोलन चला, उसके बहाने से वो शब्द आया, और वो शब्द आया तो इतना सरल सहज के लोगों को सब समझ में आया कि ये शब्द का मतलब क्या है। तो ये तो प्रचलन में है। अगर अखबार वाले उसको इंटॉलरेंस के तौर पे ही चलाते रहते, असहिष्णुता उसके लिए उपयोग नहीं करते, तो पाठक हिंदी का असहिष्णुता शब्द जानता ही नहीं। इसीलिए मेरा आग्रह तो लेखकों से, हिंदी के जो लेखक हैं, हिंदी के जो पत्रकार हैं, मीडिया कर्मी हैं, उनको हिंदी के शब्दों को चलन में लाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। नहीं तो हम ये भी देख रहे हैं कि जो हिंदी के लोक में चलते हैं लेकिन मीडिया में नहीं चलते,
वो शब्द बाहर होते जा रहे हैं। जैसे आपको ध्यान होगा कि आजकल अखबारों ने स्वतंत्रता दिवस के लिए इंडिपेंडेंस डे और गणतंत्र दिवस के लिए रिपब्लिक डे, ये दोनों शब्दों का चलन बहुत आया। मेरे को लगता है स्वतंत्रता दिवस बहुत कम इस्तेमाल करते हैं आजकल। धीरे धीरे ये बाहर हो जाएंगे, जबकि कितने खूबसूरत शब्द हैं, अपनी परंपरा, एक पूरा इतिहास को लेकर के चलते हैं, लेकिन हम उनको उपयोग नहीं करेंगे तो बाहर हो जाएंगे। अभी हाल में ही आने वाला है, तो इस बार हम भी अखबारों पे नजर रखेंगे, देखते हैं कितने अखबार जो है वो कौन सी भाषा के शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वैसे इस मामले में हम ये तो जरूर मानते हैं कि जैसे मेरा जो क्षेत्र रहा है उसमें मैंने देखा है कि स्कूल और विद्यालय, तो इसमें जब हम कहते भी हैं या टोकते भी हैं कि भाई जब विद्यालय जैसा शब्द है तो आप स्कूल क्यों लिखते हैं, तो वहां पे मेरे पास एक बड़ा अच्छा सा तर्क आता है कि विद्यालय काफी लंबा सा शब्द है और जगह होती है अखबार में कम, तो उसे छोटा करके स्कूल कर देते हैं। तो इस पर मैंने एक बार पूछा भी था कि भाई जो वैक्सीनेशन है उसे तो आप वैक्सीनेशन लिखते हैं, हिंदी में टीका नहीं लिखते, वहाँ क्या हो जाता है। तो उस पर वो संपादक महोदय जवाब टाल गए थे, लेकिन चलिए ये होता तो है ही। तो ऐसे ही और भी चीज़ों की बात है, जैसे आपने अभी अभी बताया कि एक संस्थान है जो कि ऐसे शब्द बनाता है या उनका हिंदी में अनुवाद करता है, तो इनके पास से निकलकर ये शब्द अखबार में लोगों के पास पहुंचे या जो मीडिया के संस्थान हैं उनके पास पहुंचे, इस दिशा में कोई प्रयास होते हैं क्या सचमुच? मतलब मुझे कभी नहीं दिखा कि भाई कोई, मुझे पता नहीं है आज तक कि कोई वेबसाइट हो जहां से मैं देख सकता हूं कि भाई अंग्रेजी के इन शब्दों के लिए हिंदी में ये शब्द हैं, या अगर ये नहीं शब्द इस हैं जिनकी वर्तनी अक्सर गलत दिखती है तो इसके लिए हिंदी में एक वर्तनी की लिस्ट किसी ने जारी कर रखी हो और वो बहुत आसानी से सभी लोगों के पास उपलब्ध हो, ये कम देखने में आता है या बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी रहती है। इसकी सूचना फैलाई गई या ऐसा कोई प्रयास किया गया है क्या? नहीं, ये बात आपने ठीक कही कि वो स्वतः प्रयास करके अखबारों तक और लेखकों तक वो शब्दों को नहीं पहुंचाते। उसकी शायद उनकी रचना नहीं बनी होगी, और बनेगी तो कितने लेखकों तक पहुंचाना, कितने संस्थानों तक पहुंचाना, ये एक अपने आप में व्यवस्था बनाने की बात है। लेकिन हाँ, उनकी वेबसाइट्स है, हिंदी तकनीकी शब्दावली और हिंदी तकनीकी संस्थान ऐसा करके कुछ है, मेरे को ठीक से इसमें मैं स्मरण में नहीं आ रहा नाम। तो उनकी वेबसाइट्स है, आप उस पर देख सकते हैं। और हिंदी को लेकर के तकनीक के तौर पर भारत सरकार ने बहुत काम किया है। तो सॉफ्टवेयर हैं और कुंजी पटल है, यानी कीबोर्ड है, और इस सब को लेकर के भी बहुत सारा काम हुआ है। तो ऐसे ही शब्दों को लेकर के भी बाकायदा इस दिशा में काम हुआ है, और वो ऑनलाइन भी है। तकनीकी शब्दों की जो वेबसाइट है वो तो ऑनलाइन है, उसको तो हम देख सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं, आपने जो बताया अपने बारे में कि आप डॉक्यूमेंट्री निर्माण से भी हाल में ही जुड़े रहे, और जैसा कि पहले की बातचीत से भी मुझे पता है कि 2-3 मिनट से लेकर के करीब करीब आधे घंटे तक की डॉक्यूमेंट्री फिल्में आपने बनाई हैं। अब ये लिखने से बिल्कुल अलग विधा होती है, ये तो मुझे पता है, क्योंकि अगर आप लिखते हैं तो आप एक दिन बाद 2 दिन बाद उस पर दोबारा आते हैं, उसको फिर संपादन करके उसमें सुधार करते हैं। डॉक्यूमेंट्री या ऐसी फिल्मों में संपादन के अवसर आपके पास बहुत कम होते हैं, आप कुछ चीज़ें छांट कर हटा जरूर सकते हैं, कुछ जोड़ना चाहें तो नहीं जोड़ सकते। एक सबसे बड़ा अंतर तो मुझे ये नज़र आता है। इसके अलावा आप बताइए कि जब आप दोनों विधाओं में काम कर चुके हैं तो आपको समानताएं क्या क्या दिखी और अंतर क्या क्या नजर आए दोनों में? देखिए, दो बातें हैं। एक तो लिखना एक अलग, जैसा आपने बताया, दोनों विधाएं अलग हैं। तो लिखना एक बार को अपने हाथ में बहुत सारी चीजें होती हैं और अपन उसमें कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि एक बार हमने कुछ लिखा, हम उसको दोबारा देखते हैं तो उसमें से कुछ हटा देते हैं, कुछ जोड़ भी सकते हैं, सब कर सकते हैं। लेकिन जब डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं तो एक बार हम जो शूट करके आ गए और उसके बाद हमारे पास कोई अतिरिक्त फुटेज नहीं है, तो हम उसमें हम सोचते हैं कि यार वो और शूट कर लाते, तो फिर वो श्रम साध्य हो जाता है। आपको वापस से जाना पड़ेगा, फिर शूट करना पड़ेगा, फिर आकर के आप उसको जोड़ सकते हैं। अन्यथा एक बार आपके पास जो फुटेज आ गया उसी से आपको काम चलाना है। लेकिन दोनों में ये चीज है कि दोनों की शैली अलग है। एक तो लेखन की शैली अलग ही है, लिखने का एक पद्धति, एक परंपरा, उसका ढंग एक अलग प्रकार का रहता है। चूंकि वो दृश्य और श्रव्य माध्यम है डॉक्यूमेंट्री वाला, तो उसमें बहुत सारी बातें कही जाती हैं, बहुत सारी बातें फुटेज के आधार पर दिखाई जाती है। और उसको देखने वाला जो दर्शक है वो सामान्य दर्शक भी होता है, जो हो सकता है बहुत पढ़ा लिखा नहीं हो, जो भाषा नहीं जानता हो, तो उसको हमको फिर उस दृष्टि से उस सरल भाषा में बात करनी पड़ती है।
थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्री मेरे को लगता है लिखने की अपेक्षा थोड़ा और ज्यादा श्रम साध्य काम है, क्योंकि जो काम हम लिखने में करते हैं, यानी रिसर्च करना है हमको, पूर्व अध्ययन करना है, किसी टॉपिक पर हम लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हमको अध्ययन करना है उस विषय में, तो ये काम तो डॉक्यूमेंट्री मेकिंग में भी करना पड़ता है कि हम जिस विषय पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे हैं तो उसके लिए रिसर्च करना, उसके लिए अध्ययन करना, फिर उसमें कुछ चीजें और जुड़ जाती है, ट्रैवलिंग जुड़ जाती है, फिर उसमें सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, फिर उसमें तकनीक आ जाती है, फिर उसमें आप कुछ लोगों पर आश्रित हो जाते हैं। यहाँ हमने लिखा और फिर उसके बाद एक ही व्यक्ति पे आश्रित है, वो है प्रकाशक। हमने लिखा और उसको प्रकाशक मिल गया तो ठीक है। यहाँ हमको साउंड वाला भी व्यक्ति चाहिए, हमको एडिटिंग वाला व्यक्ति भी चाहिए, शूट करने के लिए कैमरा वाला व्यक्ति भी चाहिए, इस प्रकार के इतने सारे लोगों का सहयोग। तो डॉक्यूमेंट्री मेकिंग एक बड़ा थोड़ा सा टीम वर्क का काम है, इसमें एक टीम के साथ में लेखन चलना अकेले पड़ता है। व्यक्ति का हाँ, काम है। हाँ, तो उसमें फिर उनकी दृष्टि भी रहती है। हालांकि लेखन है अकेले का, लेकिन इसमें भी लोगों का सहयोग तो रहता ही है। कई लोग रेफरेंस बताते हैं कि आप ये चीज यहाँ पढ़ सकते हैं, कई लोग दूसरी बातें बताते हैं, पुरानी बात बताते हैं, तो वो भी सब लोगों का सहयोग तो हर काम में रहता है। बिना समाज के, बिना लोगों के सहयोग के कोई काम होता नहीं है। भोजन भी व्यक्ति अकल वो कह के मैंने स्वयं पकाया, तो भाई पकाया तूने, उगाया किसी ने होगा, काटा किसी ने होगा, उसको छाना किसी ने होगा, और आप तक पहुंचाने का काम किसी और ने किया। तो समाज की एक वृहद इकाई है और इसमें हर कोई भी काम हम करते हैं, हमको लगता निजी है वो, लेकिन उसमें समाज की सहभागिता, समाज की उपस्थिति, समाज का योगदान रहता है। अच्छा चलिए, इसके अलावा भी आपने कई किताबें लिखी हैं, तो एक बार आप अपनी और जो दूसरी किताबें हैं उनके विषय के बारे में बताइए। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग देख लें तो आपकी जो किताब है, जैसे एक है स्त्री शक्ति संवाद, फिर आपने हिंदी पत्रकारिता विमर्श पर संपादन का काम किया है, देश कठपुतलियों के हाथ में है, हम असहिष्णु लोग, तो आपका एक आलेख संग्रह ही है जिसका नाम ही थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो आप बताइए कि इनमें से किन पे बात की जा सकती है। हम असहिष्णु लोग के बारे में बात करें क्या? हाँ, किसी पे भी बात कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, फिर हम असहिष्णु लोग पे बात कर लेंगे। पहली किताब है देश कठपुतलियों के हाथ में। तो ये 2014 के पहले का जो राजनीतिक दृश्य था उसके ऊपर जो लेखन हुआ, उन आलेखों का संग्रह है। और फिर दो किताबें जिनका आपने जिक्र किया, स्त्री शक्ति संवाद और पत्रकारिता विमर्श। एक तो सेकंड, ये शायद पिछले नेट। वर्ष कोरोना, हाँ, जब कोरोना पिछले वर्ष लगा, लॉकडाउन लगा, तो लोग सब अपने घरों में कैद थे, तो लोगों के बीच में कुछ अच्छा डिस्कोर्स चले, ये सब बातें हो, इसलिए हिंदी सप्ताह के निमित्त माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय ने एक श्रृंखला प्रारंभ की थी, जिसमें देश की कुछ प्रमुख महिला हस्ताक्षरों, जो अलग अलग विधा की थी, खेल से भी थी, अर्थ जगत से भी थी, संचार क्षेत्र से भी थी, उनके व्याख्यान हम लोगों ने कराए थे, समाज के लिए थे, सिर्फ विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों या उसके दूसरे संकाय सदस्यों के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज के लिए थे, फेसबुक पे थे। और तो उनका संकलन किया, उनका संपादन किया। इसी तरह देश के विभिन्न पत्रकार, संपादक, उनका एक व्याख्यान श्रृंखला चलाई थी, तो उनका जो संपादन संकलन है वो पत्रकार विमर्श के रूप में आया। हम असहिष्णु पुस्तक पे हम चर्चा कर सकते हैं। हम असहिष्णु पुस्तक दरअसल ये एक मेरे दिमाग में तब से शुरू हुआ जब से एक घटना हुई उत्तर प्रदेश में, अखलाक की दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। किसी भी समाज में इस प्रकार की घटना होना उस समाज की कमियों की ओर रेखांकित दृष्टि हमारी आकर खींचती है और बताती है कि ये अभी हमारे बीच में कमी है। लेकिन उस एक घटना को जिस तरह बुद्धिजीवियों ने प्रस्तुत किया, वो उस घटना के से उपजे दर्द के समान ही था कि भाई आप इस एक घटना को इस तरह प्रस्तुत कर रहे हैं मानो कि पूरा हिंदू समाज क्रूर, हिंसक और हत्यारा हो गया। इस तरह से उस घटना को प्रस्तुत किया और मुस्लिम समाज पर वो अत्याचार कर रहा है, ऐसा इसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो मैंने ध्यान दिया कि पिछले कुछ समय में ऐसी भी घटनाएं हुई हैं जिसमें मुस्लिम समाज की भीड़ ने हिंदुओं की ऐसे ही हत्या की, उस पर डिस्कोर्स खड़ा नहीं किया गया। तो इसको अलग अलग नाम से चलाया गया, इस पूरे डिस्कोर्स को। असहिष्णुता, फिर अवार्ड वापसी, उसके बाद नॉट इन माय नेम,
और मजेदार बात है कि इनके जो नैरेटिव था और इनकी ईमानदारी और इनका दोगलापन जो इस नैरेटिव को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे, उसको इस बात से समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम व्यक्ति की भी हत्या होती है, तो वो उनके नॉट इन माय नेम का जो मैप उन्होंने बनाया, उस मैप में उस घटना का जिक्र वो नहीं करते। या उत्तर प्रदेश में ही मुसलमानों की भीड़ पीट पीट कर एक दुकानदार को मार देती है क्योंकि उसने मग्गे से पूजा स्थल से पानी ले लिया था। या एक बस ड्राइवर को इसलिए पीट पीट कर मार देती है क्योंकि भीड़ निकल रही थी, उसने हॉर्न बजा दिया और उनको वो हॉर्न बर्दाश्त नहीं हुआ। तो इन घटनाओं को छोड़ करके, खास किस्म की घटना को लेकर के, और बाद में भी हमने और भी घटना देखी, वो रेलगाड़ी की घटना आपसी विवाद की थी, लेकिन उसको फिर सांप्रदायिक रूप और ऐसा रंग देने का प्रयास किया कि हिंदू समाज हिंसक हो गया और वो इस तरह से घटनाएं कर रहा है। इसके बाद कुछ वेदना हुई, मैंने कहा ये समाज को विभाजन करने की, समाज के बीच में द्वेष पैदा करने की, दो समाजों के बीच में नफरत और ये सब पैदा करने की एक प्रयास चल रहा है। भारतीय समाज में असहिष्णुता, सहिष्णुता बहुत अच्छा शब्द नहीं है। सहिष्णुता बहुत हमारे लिए सहिष्णुता का अर्थ है कि हम सहिष्णुता, हम लोगों को जो है बर्दाश्त कर रहे हैं। ये शब्द का उपयोग स्वामी विवेकानंद ने शिकागो व्याख्यान में किया और उन्होंने उस व्याख्यान में कहा कि हम भारतीय समाज के लोग सिर्फ सहिष्णु नहीं है, सहिष्णु नहीं है, हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और एक दूसरे को अपने हृदय में स्थान देते हैं। हम वैसे लोग हैं, यानी एक दूसरे का सम्मान करने वाले हैं, हम एक दूसरे को सहन करने वाले नहीं हैं। हम उससे आगे जाकर के हमारी परंपरा है। लेकिन हमारे समाज की एक गलत नैरेटिव, कुछ घटनाओं को आधार बना करके स्थापित करने का प्रयास हुआ, तो बड़ा दुख हुआ कि कैसे समाज में जो है विभाजन और वैमनस्य, सांप्रदायिकता के बीज बोए जा रहे हैं। इसका काउंटर करना चाहिए, इसके ऊपर लिखना चाहिए, लोगों को याद दिलाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि जिस समय में जिस तरह की एक प्रकार की घटनाओं का जिक्र हो रहा है, उसी समय में उसी तरह की दूसरी घटनाएं भी हो रही हैं। इसलिए इसको ऐसा ना माने कि सिर्फ हिंदू समाज की भीड़ ऐसा कर रही है, बल्कि मुस्लिम समाज की और दूसरे समाज की भीड़ भी ऐसा करती है। इसलिए इसे भीड़ के हिंसक होने के तौर पर देखना चाहिए, ना कि किसी समुदाय, जाति, धर्म, संप्रदाय से जोड़ करके देखना चाहिए। जी, इस मामले में तो एक बड़ा अच्छा सा उदाहरण याद आता था जिसमें एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को एक रोटी या एक डबल रोटी चुराने के आरोप में केरल में, जहाँ कई तथाकथित प्रगतिशील लोग रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा शिक्षा का स्तर है कहने के लिए, तो वहाँ पे लोगों ने पीट पीट के मार डाला था और उसके साथ पीटते वक्त उसे सेल्फियाँ ले रहे थे। वो सेल्फी भी काफ़ी प्रचलित हुई थी। और मज़ेदार चीज़ इसमें जो आप नैरेटिव बिल्डअप करने की बात करते हैं, तो नैरेटिव बिल्डअप करने के मामले में इसमें भी एक मज़ेदार चीज़ दिखी थी कि जब ये घटना हुई थी तो कहा गया था हम एक इंसान के तौर पे कहाँ जा रहे हैं, हमारी मनुष्यता मर गई है। और जब ये चीज़ आप दूसरे समुदाय पर दिखाते हैं तो कहा जाता है कि ये हिंदू समाज की गलती है। तो कब वो सवाल जो नैरेटिव है वो हिंदू का हो जाएगा और कब मनुष्यता का हो जाएगा, ये बदलना भी बड़ा मज़ेदार रहता है देखने में। खैर, इन इन चीज़ों के बीच हम अपने दर्शकों को बता दें, कई दर्शकों के काफ़ी कमेंट्स तो आए हैं, मगर किसी ने कोई प्रश्न नहीं रखा है, तो हम बता दें कि हम लोग लोकेंद्र जी से उनकी नई किताब संघ दर्शन पर चर्चा कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम उनकी और किताबों पर भी बातचीत करते जा रहे हैं। साथ ही उनके डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के शौक पे भी हमने बात की। अगर आपके पास कोई प्रश्न हो जो आप लेखक के सामने रखना चाहते हैं, तो आप उसे अगर कमेंट सेक्शन में छोड़ देंगे तो लोकेंद्र जी को भी वो सवाल नज़र आ जाएगा और हमें भी सुविधा होगी। अगर हम आपके पास कोई सवाल हो तो वो आप लेखक महोदय से पूछ सकते हैं। जी, तो अब हम लोग चलिए वापस चलते हैं आपकी उसी किताब पर जिस पर हम लोग शुरू से चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें एक बड़ा मज़ेदार सा जो नज़र आता है अभी हाल फिलहाल के दौर में क्या कहें तो पिछले 50 वर्षों में भी लिखित साहित्य का अगर मामला देखें तो आरएसएस पर लिखी हुई किताबें बहुत कम दिखती हैं। हाल में एक रतन शारदा जी की किताब आई थी और एक अंग्रेजी में वॉल्टर एंडरसन की किताब आई थी, संघ एन इनसाइडर व्यू नाम था शायद वॉल्टर एंडरसन की किताब का। तो इन किताबों एक दो किताबों को अगर छोड़ दिया जाए तो संघ के पक्ष से उनकी बात रखने वाली किताबें बहुत कम आती हैं, विपक्ष की किताबें ही ज़्यादा आती हैं। ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा
कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहली बात तो जब संघ प्रारंभ हुआ तो संघ ने समाज के बीच में संगठन के काम को प्राथमिकता दी, और संघ आज भी प्रचार से प्रसार से दूर रहता है। आपने देखा होगा कि संघ पे नियमित तौर पर कई आरोप लोग लगाते हैं, लेकिन संघ की ओर से उनका प्रत्युत्तर हर आरोप पर नहीं आता। कोई बहुत बड़ा विषय होता है तभी संघ की ओर से उसका खंडन किया जाता है। तो संघ कभी खंडन मंडन के चक्कर में पड़ा नहीं, प्रचार के चक्कर में पड़ा नहीं। संघ के जो प्रचारक हैं, कई लोगों से मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि संघ में प्रचार को दूर रहते, तो इसलिए वो कहते हैं प्रसिद्धि परान्मुख काम है हमारा, यानी प्रसिद्धि से दूर रह करके समाज के बीच में काम करना। इसलिए हम देखते हैं कि समाज में संघ का विस्तार होता गया है। इतने सब नकारात्मक और उसके विरुद्ध में किताबें लिखे जाने के बाद भी, इतना सब विरोध झेलने के बाद भी समाज में संघ का विस्तार होता गया, और संघ लगभग अपनी 100 आयु को प्राप्त करने वाला है। 2025 में उसके 100 वर्ष हो जाएंगे। तो संघ ने कभी प्रचार पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि संघ के संबंध में अध्ययन करने के लिए किताबें नहीं थी। मागो वैद्य संघ के बहुत बड़े चिंतक विचारक रहे हैं, उनकी बहुत किताबें इन सब विषयों को लेकर के हैं। पत्रकार रहे, नागपुर में उनका रहना हुआ, उन्होंने बहुत किताबें लिखी हैं। एक और पुस्तक है संघ के बारे में बुनियादी जानकारी देने के लिए, वो है कृति रूप संघ दर्शन। ये किताब बहुत पहले से संघ की रही है, अभी इसको और विस्तार दे करके 6 खंडों में प्रकाशन संघ के जो प्रकाशन है उन्होंने किया है। लेकिन एक पहले छोटी सी किताब आती थी, तकरीबन होगी 150-200 पेज की, लेकिन जिसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी तथ्यों के साथ रहती थी। इसके साथ राकेश सिन्हा जी की एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जो संघ के बारे में रही और उस समय में लिखी। ये उस विषय पे आऊंगा। ये उस समय में लिखी गई जब संघ पर बात करना बहुत कठिन था, और अगर आप संघ पर बात करते थे तो आपको बुद्धिजीवी वर्ग में, लेखक वर्ग में, पत्रकार वर्ग में स्थान नहीं मिलता था, और आपके साथ एक अछूत जैसा व्यवहार किया जाता था। बौद्धिक पाखंड, जिसको अछूत हम कहेंगे, उस तरह का व्यवहार किया था। उस समय में उन्होंने डॉक्टर जो संघ के संस्थापक रहे, डॉक्टर केशव वलीराम हेडगेवार, उनकी जीवनी लिखी और प्रमाण सहित लिखी है, जो ये भी बताती है कि कई बार बहुत सारे प्रश्न संघ के संदर्भ में खड़े थे, उन सबका उत्तर भी उस पुस्तक में अनायास तौर पर, अप्रत्यक्ष तौर पर मिलता है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष तौर पर उन प्रश्नों की बात नहीं करती, वो सिर्फ संघ के जो संस्थापक थे उनकी जीवनी है। तो एक वो पुस्तक है, बहुत चर्चित पुस्तक है, और उसको तो भारत सरकार के प्रकाशन विभाग ने भी प्रकाशित किया है। तो ऐसे करके कई पुस्तकें पहले से भी रही हैं, और भी दूसरे कई लेखक रहे जिन्होंने संघ को लेकर के लेखन किया। रतन सारदा जी की किताब की समीक्षा मैंने की है, मेरे यूट्यूब चैनल अपना वीडियो पार्क पर वो है, अवेलेबल है, तो वो तो है ही। और इसके अलावा अभी सुनील आम्बेकर जी की भी पुस्तक आई है। तो ये अभी तो बहुत सारा लेखन हो रहा है, लेकिन पहले भी था, कम मात्रा में था, और कई कारण रहे, क्योंकि उस समय संचार के माध्यम कह लें, प्रचार के माध्यम कह लें, उन सब में एक खास विशेष प्रकार की विचारधारा का वर्चस्व था। तो उन सब पुस्तकों की, उन सब किताबों की जानकारी समाज तक पहुंच नहीं पाती थी। तो संघ के प्रत्यक्ष संपर्क में आने वाले लोग उन पुस्तकों को पढ़ पाते थे। ऑनलाइन भी उस समय पुस्तकें उपलब्ध नहीं रहती थी, तो लोगों के ध्यान में और भी नहीं आती थी। तो ऐसे करके एक और पत्रकार हुए मध्य प्रदेश के, बाद में वो संघ के कार्यकर्ता भी बन गए, मामाजी माणिकचंद वाजपेयी, जिनकी 100वीं जयंती इस वर्ष मनाई गई। उन्होंने संघ के संबंध में आपातकाल, संघ पर जो प्रतिबंध लगा, उस संदर्भ में बहुत प्रमाणिक पुस्तकें लिखी हैं। 7,000 लोगों का साक्षात्कार करके उन्होंने पुस्तक लिखी संघ के ऊपर। सोचिए, इतनी बड़ी मात्रा में साक्षात्कार करके, क्योंकि कोई प्रमाण नहीं थे, तो लोगों से जा जा करके बात की। जो 1948 में जिन्होंने कष्ट भोगा, प्रतिबंध भोगा और तमाम प्रकार की यातनाएं भोगी, उन सबसे बात की। फिर विस्थापन के समय जो हिंदू पाकिस्तान से इधर आए, क्या उनको क्या नाम था किताब का नाम एक बार फिर से बता दें। किताब का एक का नाम तो आपातकाल की संघर्ष गाथा है, और एक का नाम मैं याद आएगा तो आपको बताऊंगा, अभी एकदम से हाँ, दिमाग से लेखक निकल का रहा है। नाम भी एक बार फिर से दोहरा दें, लेखक का शायद नाम कुछ है दर्शक जानना चाहेंगे। माणिक चंद्र वाजपेयी, माणिक चंद वाजपेयी। मानिक चंद वाजपेयी वाजपेयी, उनकी जी। 7-8 पुस्तकें हैं, उनमें से 3-4 पुस्तकें बहुत चर्चित रही हैं, तो वो साहित्य भी है। तो जो संघ के संपर्क में रहते हैं उनको वो साहित्य ध्यान में आ जाता है, लेकिन संघ के बाहर जो है, तो मैंने कहा ना कि एक समय में, लंबे समय तक साहित्य के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में और मीडिया के क्षेत्र में ऐसे बंधुओं का वर्चस्व रहा जो नहीं चाहते थे कि संघ के बारे में सकारात्मक चर्चा हो, इसलिए संघ के बारे में लिखी गई अच्छी पुस्तकों की चर्चा हो नहीं पाती थी।
तो ये उसका एक प्रमुख कारण है। साहित्य तो था, एक समय के बाद साहित्य उपलब्ध होना शुरू हो गया था। बहुत प्रारंभिक समय में संघ का साहित्य नहीं मिलता, क्योंकि उस समय संघ की क्षमता भी नहीं थी। उस समय संघ का सारा जोर अपना संगठन खड़ा करने में, समाज की चिंता करने में उस समय था। इसमें एक और चीज देखी जाए तो संघ अपने आप को एक सांस्कृतिक संगठन ज्यादा बताता है, राष्ट्रवादी संगठन ज्यादा बताता है, राजनीतिक संगठन तो बिल्कुल नहीं बताता। ऐसे में अगर हम देखें तो जो सांस्कृतिक मुद्दे होते हैं, चाहे वो लोक कला लोक गीतों का हो गया, या फिर संगीत का पक्ष हो जाए, या फिर नृत्य का पक्ष हो जाए, स्थानीय, यहाँ तक कि हम कहेंगे कि मार्शल आर्ट भी जो होते हैं, जैसे परिखांडा होता है बिहार का, या फिर छाऊ नृत्य होता है जो उड़ीसा और दूसरे क्षेत्रों में चलता है, दक्षिण में आप कलारी पट्टू वगैरह देख लें, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएं तो वहाँ भी इस तरह के हैं। इन सारी चीज़ों पर भी संघ की ओर से लिखा गया कुछ देखने को नहीं मिला। क्या हम ऐसा माने कि जो कहा जाता है कि बुद्धिजीवी वर्ग जिसको कहते हैं, जो लेखन से जुड़ा हुआ जो वर्ग रहता है, वो थोड़ा सा दूर रहा संघ से, जैसे कि अरुण शौरी का मामला हो जाए, फिर चाहे सीताराम गोयल जी का मामला हो जाए, पुराने लोगों में देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि करपात्री जी भी संघ से उचित दूरी बनाकर ही चलते रहते थे। तो क्या ऐसा मामला रहा है? नहीं, ये एक ऐसा ही भ्रम है, जैसा हमने पिछले सवाल में बात करी। ऐसा नहीं है कि संघ का बुद्धिजीवियों से कोई संवाद संपर्क नहीं है, या बुद्धिजीवी संघ के संपर्क में रहने से बचते हैं। मैंने कहा ना, एक समय था जब अगर संघ के सानिध्य में रह करके, संपर्क में रह करके कोई काम कर रहा है, तो उसको उस प्रकार की प्रतिष्ठा मिलना मुश्किल हो जाती थी। हम जानते हैं कि नरेंद्र कोहली को आज तक कई वामपंथी लेखक ही नहीं स्वीकार करते, जबकि सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले, सबसे ज्यादा बिकने वाले वो जो है लेखक है। उनकी पुस्तकें सबसे ज्यादा खरीदी और बिक्री नहीं, होती है। इस मामले में तो हम मौजूदा राजनीतिक नेतृत्व को भी सवालों के घेरे में ही देखते हैं, क्योंकि हाँ, बिल्कुल मौजूदा देख सकते हैं। राजनीतिक नेतृत्व ने भी उनको स्वीकार किया हो पिछले 7 वर्षों में, ऐसा दिखता नहीं। उनका हाँ, बिल्कुल आप देहावसान तो देख अभी सकते हाल हैं, में ही हुआ लेकिन है। उनका उनका संघ के प्रति जो लगाव था वो तो प्रकट था। मृदुला सिन्हा हो, जो अपने आप में बहुत बड़ी लेखिका रही हैं, उनका हम देख सकते हैं। और मुझे अभी बहुत पुराना किस्सा है, और एक फिल्म है, मैं दिमाग से दरअसल मेरे को निकल गया वो, मेरी गलती है कि मेरे को आज स्मरण में रखना चाहिए था। जब फिल्मों का निर्माण शुरू हुआ, तब संघ के सरसंघचालक उस समय के डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार अपने मित्र से मिले, वो फिल्म बनाते थे, और उनकी प्रेरणा से उन्होंने एक फिल्म बनाई। मैं कभी उसका जिक्र करूंगा, उस पर एक अलग से लिखना भी है मुझको, क्योंकि वो अभी अभी मेरे जानकारी में आया, संज्ञान में आया। तो वो एक है। और सुधीर फड़के, वो देश के बहुत बड़े संगीतकार फिल्मों से जुड़ाव तो अभी हाल में पता चलने लगा है, क्योंकि कई बार जो है वो जब लता मंगेशकर जी का नाम आ जाता है तो वो जुड़ाव दिख जाता है। तो कई बार तो उस मामले में देखा जाता है। सुधीर फड़के जी तो स्वयंसेवक थे। और एक और नाम मैं आपको बताता हूँ, मध्य प्रदेश से संयोग से उनकी भी 100वीं जयंती, 100वीं जन्म शताब्दी वर्ष हमने इस वर्ष मनाया मध्य प्रदेश में। वो है बाकणकर जी। बाकणकर जी पुरातत्ववेत्ता थे, और उन्होंने बहुत बड़ी एक पुरातत्व साइट जो यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में अभी धारित, वहां की एक साइट जो है शामिल हुई है। यहाँ मध्य प्रदेश में भीमबेटका करके एक स्थान है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उसकी खोज बाकणकर जी ने की, और बाकणकर जी संघ के पुरानी स्वयंसेवक। पुरानी दीवार पे बनी हुई जो तस्वीरों के लिए जाना जाता है, और ये एक बहुत बड़े नहीं, वो मिथक को भी चट्टानों पर, तोड़ती है। वहां विशालकाय चट्टानों पर। चट्टाने हैं, और जी। उन पर बहुत पुरानी चित्रकारी है। उसके लिए वो ये एक बहुत प्रख्यात है। बड़े से मिथक को तोड़ देती है। ये हाँ, जो तस्वीरें हैं, इस पे घोड़े पे सवार लोग दिखाए गए हैं। तो ये बिल्कुल। जो एक आर्य इनोवेशन थ्योरी का एक झूठ जो इन्होंने काफी सालों से गढ़ रखा था, इसे भीमबेटका के जो ये पेंटिंग्स है वो तोड़ देती है। उनसे पता चलता है कि भैया यहाँ तो अश्वारोही पहले से ही थे, तो पहले से अश्वारोही ही थे। कहीं बाहर से अश्वारोही आए और उन्होंने हमला कर दिया। ये वो कहना तो बिल्कुल ही बचकानी सी बात होती है। नए तथ्य आ रहे हैं। उनने भी ये सब चीजों को खारिज कर दिया। राखी गढ़ी का तो फैक्ट ही आ गया ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो अभी भी अपने इस झूठ के सहारे जिंदा रहेंगे, और इस झूठ को वो गाते रहेंगे कि आर्य बाहर से आए और यहाँ पर हमला किया। जी, अब जबकि राखी गढ़ी सिनौली का रथ तो अभी हाल में काफी चर्चित हुआ है, जहां पूरा हाँ, रथ ही निकल आया है। बिल्कुल।
राखीगढ़ी में तो वैज्ञानिक कौन है, जिसमें सिर्फ भारत के वैज्ञानिक शामिल नहीं रहे बल्कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के भी रिसर्चर शामिल रहे। उन सब ने इस बात को सिद्ध किया कि पूरे भारत का डीएनए एक ही है और आर्य द्रविड़ का कोई संघर्ष नहीं हुआ और आर्य भारत के बाहर से नहीं आई, ये सिद्ध कर दिया। तो हम बात कर रहे थे कि संघ के संपर्क में बुद्धिजीवी रहे कि नहीं रहे, संघ इन सब विषयों को लेकर के काम करता है कि नहीं करता। तो मैंने आपको इतने सारे नाम बताए, ये तो मेरे छोटे से दिमाग में जितनी जल्दी आ गए वो सब मैंने नाम बताए, लेकिन ये नामों की श्रृंखला बहुत लंबी है। और संघ सही मायने में सांस्कृतिक सामाजिक संगठन ही है। अभी आपको बताता हूं कि पर्यावरण को लेकर के संघ काम कर रहा है। भूमि का जो गुणवत्ता है, उसका पोषण है, वो होना चाहिए, उसको लेकर के संघ काम कर रहा है। जल संरक्षण को लेकर के काम होना चाहिए देश में, उसके लिए उपाय किए जाने चाहिए, संघ इसको लेकर के काम करे। सामाजिक मुद्दे हैं, इनको लेकर के, जैविक खेती को लेकर के संघ काम कर रहा है। आज ही मैंने एक पोस्टर ट्वीट किया है और फेसबुक पे भी डाला है। वो संयोग से मैंने वहां जाकर के देखा है और उसी पे मेरी एक डॉक्यूमेंट्री है, द राइजिंग ब्लेज बाचा। यहाँ बैतूल का एक छोटा सा गांव है, आदिवासी जनजाति जिसको हम आदिवासी कहते हैं, वनवासी समाज का ऐसा गांव है, छोटा सा गांव है, लेकिन उस गांव में संघ के कार्यकर्ताओं के प्रयास से बहुत बदलाव हुए। स्वच्छता को लेकर के एक बड़ा वहां परिवर्तन देखने को मिलता है, शिक्षा को लेकर के वहां परिवर्तन आया और सबसे बड़ा परिवर्तन जल संरक्षण को लेकर के और प्रकृति, हरा भरा वो क्षेत्र हो गया। और सौर ऊर्जा को लेकर के वहां जो काम हुआ है, तो उसकी पहचान ये हो गई है कि संपूर्ण सौर ऊर्जा वाला पहला गांव भारत का, जिसका अभी धर्मेंद्र प्रधान जी आए थे और ऐसे किचन में उन्होंने चाय पी थी। वहां के हर घर का किचन ही ऐसा है कि जहां सोलर इंडक्शन कुकर से खाना पकता है। तो हर घर की ये स्थिति है। ये हुआ संघ के जो एक कार्यकर्ता है मोहन नागर जी, उनके प्रयास से। आज मैंने जो तस्वीर शेयर किया वो है पर्यावरण को लेकर के संघ कितना सजग है और कैसा काम करता है। कि वहां एक सोना घाटी करके एक बहुत बड़ी घाटी है और वो एक कुछ समय पहले 2016 से पहले सूखी घाटी रहती थी, वहां कोई पेड़ वेड़ नहीं थे। लेकिन उन्होंने स्वयं प्रयास किया, गांव वालों को साथ में लिया, गांव वालों को तैयार किया और उनके सहयोग से वो हर साल 4 साल से ये मेहनत कर रहे हैं। वहां गड्ढे खोदते थे, पेड़ लगाते थे और जो पहाड़ का पानी बह जाता है उसको रोकने के लिए जगह जगह खंतियां बनाते थे। पहाड़ का पानी आता था, वो खंतियों के माध्यम से जमीन में जाता था, तो वाटर लेवल भी बढ़ा। और आज 2 तस्वीरें अखबार ने भी वो उस खबर को बनाया है विषय, कि पुराना फोटो है जिसमें वो घाटी सूखी दिख रही है और आज है वो पूरी घाटी हरी भरी दिख रही है। तो ये पर्यावरण के प्रति संघ की जो है चेतना, उसकी समझ है, उसका काम है। तो ऐसे विषयों को लेकर के संघ काम करता रहता है, लेकिन संघ के इन विषयों को लेकर के चर्चा होती नहीं है। उसको संघ, कुछ लोगों को संघ की चर्चा करनी है तो वो सिर्फ बीजेपी और राजनीति के साथ जोड़ करके करते हैं। तो वो बहुत छोटा सा एक हिस्सा है जिसको लेकर के विषय बनाने का, डिस्कोर्स में लाने का प्रयास रहता है। लेकिन संघ इससे बहुत बाहर के बात की बात है। संघ के बहुत आयाम है, ग्राम विकास को लेकर के बहुत संघ का काम है। किसी ने कहा भी अभी कुछ पिछले समय, किसी ने लिखा, बड़ा अच्छा लिखा था कि महात्मा गांधी जिस ग्राम स्वराज की बात करते थे, गांव के विकास की बात करते थे, उसे वास्तव में धरातल पर जीने का काम संघ के स्वयंसेवक करते हैं और ग्राम विकास को लेकर के संघ उतने महत्व का काम करता है। यही मध्य प्रदेश का ही बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरे सब देखे हुए स्थान है। यहाँ भोपाल से कुछ दूरी पर झिरी करके गांव है, जहां संघ के प्रयास से, आप कल्पना कीजिए, केरल का एक गांव है ऐसा और ये मध्य प्रदेश का गांव है जहां हर व्यक्ति संस्कृत बोलता है, जो चाहे पढ़ा हो या न पढ़ा हो, लेकिन वो संस्कृत में वार्तालाप कर लेता है। ये स्थिति संघ के कारण से। तो भाषा को लेकर के भी संघ बहुत संजीदा रहता है और संपूर्ण भारत की सभी भारतीय भाषाओं को लेकर के संघ की चिंता रहती है। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, अब देखिए आवाज़ जा रही है मेरी? हाँ, अब आ रही है। अच्छा, चलिए, शायद कुछ नेटवर्क का इशू होगा, तो खैर। अब यहाँ पे समाज सेवा में संलग्न जो संघ के लोग रहे हैं उनके बारे में आपने सिर्फ एक चैप्टर नहीं लिखा, आपने कई बार इस चीज़ को अलग अलग जगहों पे इसका जिक्र किया है। जैसे सेवा एक यज्ञ कुंड की तरह है और लोग यहाँ पर समिधा की तरह जल रहे होते हैं, या फिर
और भी ऐसे जो मुद्दे हैं उनके बारे में बार बार संघ के विचार या संघ का पक्ष जो है वो आपने सामने रखा है। तो ये जो सेवा का काम या समाज सेवा का काम दिखता है, इसमें संघ से जुड़े हुए काम करीब करीब मेरे ख्याल से तो अभी हाल में तो जब से मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया वगैरह का दौर आ गया है, तब से ये बहुत आसानी से नज़र आ जाता है। लेकिन ये क्या शुरू से ही ये ऐसा ही रहा है? मतलब अगर हम आज से कहिए कि 70 साल 80 साल पहले का दौर देखें, उस वक्त भी ये काम ऐसे ही होता था, या फिर धीरे धीरे बाद में ये संघ की जो संघ के डीएनए में आया, कहिए संघ के डीएनए में ये हाँ, बाद में सेवा भाव आया है, या शुरू से ही नहीं ऐसा रहा नहीं, है? डीएनए तो प्रारंभ से रहता है, किसी का भी हो अपना भी डीएनए वो प्रारंभ से अपने साथ आता है। तो संघ का ये डीएनए प्रारंभ से रहा, सेवा समाज ये सारी चीजें उसके प्रारंभ से रही, लेकिन जैसे जैसे उसका विस्तार होता गया, जैसे जैसे उसका सामर्थ्य शक्ति बढ़ती गई, वैसे वैसे उसने विविध क्षेत्रों में काम प्रारंभ करना शुरू किया। तो संस्कृति के क्षेत्र में हो, फिल्म सिनेमा के जगत के क्षेत्र में हो, वित्त के क्षेत्र में हो, सेवा के क्षेत्र में हो। आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ जो आपको सामान्य तौर पर जानने को शायद नहीं मिलेगी, और मेरी पुस्तक में भी उसका जिक्र नहीं है, आने वाली किसी पुस्तक में मैं उसको जरूर लिखूंगा। संघ की जो शाखा लगती है, संघ एक काम करता है, संघ के बारे में संघ के जो लोग हैं वो कहते हैं कि संघ कुछ नहीं करता, लेकिन संघ के स्वयंसेवक कुछ नहीं छोड़ते, यानी संघ के स्वयंसेवक दसों दिशाओं में जाते हैं और सारा काम करते हैं। ये कहावत तो तो जो सुनी है कि संघ कुछ करता नहीं और संघी कुछ छोड़ता नहीं। हाँ, तो संघ के स्वयंसेवक कुछ सब इसमें करते हैं, बताएं। संघ सिर्फ एक ही काम करता है, वो है शाखा लगाने का। शाखा लगाता है, वहां व्यक्तियों का निर्माण करता है, फिर व्यक्ति जिस रुचि का है, जिस उसमें रुचि विकसित भी करना, और उसको फिर समाज में उस प्रकार के काम करने के लिए अनुमति देना, और संघ का स्वयंसेवक फिर जाकर के समाज में उस तरह के काम करता है। संघ के बारे में, संघ की जो शाखा है वहां से वो इस प्रकार के संस्कार पाता है। संघ की शाखा क्या करती है? संघ की शाखा लगती है, स्वयंसेवक आते हैं, साथ में मिलते हैं, कुछ शारीरिक करते हैं, अभ्यास करते हैं, योग करते हैं, गीत गाते हैं, सुभाषित पढ़ते हैं, ये सब करते हैं। अच्छी शाखा किसे माना जाता है? जो सिर्फ ये काम करती है उतना नहीं, ये तो नियमित एक सामान्य शाखा हो गई। अच्छी शाखा उसे माना जाता है जो कुछ और सामाजिक गतिविधियों में सहभागिता करती है। इसलिए उस शाखा को बोलते हैं उपक्रमशील शाखा, यानी वो कुछ ना कुछ उपक्रम कर रही है, यानी कोई ना कोई गतिविधि कर रही है। तो जैसे मेरे यहाँ एक शाखा लगती थी, मैंने देखा कि वो शमशान का सौंदर्यीकरण और वहां सुविधाएं बढ़े, क्योंकि शमशान में व्यक्ति आता है और उसको असुविधाएं हो तो बड़ा कष्टप्रद होता है, क्योंकि वो पहले से ही कष्ट में है। तो मैंने देखा कि स्वयंसेवक गणवेश पहन करके शमशान को साफ कर रहे हैं, वहां झाड़ झकूड़े हुए हैं उनको ठीक कर रहे हैं, जल स्रोत की ठीक व्यवस्था हो, उसका सौंदर्यीकरण हो, इस सब के लिए काम कर रहे हैं। फिर एक रोज गए तो वो मंदिर की साफ सफाई कर रहे हैं, फिर एक रोज गए तो समाज में कुछ जो बस्ती थी वहां को सेवा काम करना था वो करते थे। फिर एक शाखा ऐसी थी जिसके स्वयंसेवक बस्ती जो पिछड़ी बस्तियां हैं, गरीब बस्तियां हैं, उनमें जाकर के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम करना। तो संघ के डीएनए में प्रारंभ से ही है, यानी शाखा के डीएनए में भी ये है कि हमको समाज के विविध काम जहां हमारी आवश्यकता है वो सारे काम करने हैं। तो उपक्रमशील शाखा, ये शब्द बहुत कम लोगों को सुनने में आएगा। तो उपक्रमशील शाखा संघ की ऐसी शाखा जो समाज के विभिन्न कामों को, सेवा के कामों को करती है, ऐसी शाखा, इसलिए संघ के डीएनए में तो प्रारंभ से था। लेकिन सेवा विभाग के रूप में एक अलग से विभाग बहुत बाद में जाकर के बना, मुझे लगता है 70 के दशक के आसपास, लेकिन उससे पहले सेवा भारती और इस सब के माध्यम से कुछ कुछ काम प्रारंभ हुआ। और इंडिविजुअली लेवल पर संघ के जो कार्यकर्ता थे, उपक्रमशील शाखा के कार्यकर्ता, वो जाकर के सेवा बस्तियों में काम करना, सेवा के काम करना। हमको ध्यान आता है कि पुराने पुराने घटनाक्रम है, चक्रवात आए, तूफान आए, उनमें सबके स्वयंसेवकों ने जाकर के मदद की। 1962 में जो युद्ध हुआ उस समय सेना की मदद की, उसके लिए फिर स्वयं बाद में नेहरू जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने 1963 की गणतंत्र दिवस की परेड में संघ के स्वयंसेवकों को बुलाया। लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो दिल्ली में सैनिकों के लिए रक्त की आवश्यकता थी, तो परम पूजनीय गुरु जी को उस समय उन्होंने बुलाया और उनसे कहा कि हमको आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो दिल्ली का ट्रैफिक देखना, फिर वहां जो सैनिक आ रहे हैं उनकी सेवा शुश्रूषा करना, वो सब। 1948 में जब विभाजन हुआ तो लोग घर बार छोड़ करके आ रहे, पिट करके आ रहे, उनकी सेवा करना, उनको सुरक्षित लेकर के आना, इवन पाकिस्तान से सुरक्षित यहाँ तक लेकर के आना, ये सब काम भी
संघ ने किए। तो ये तो बहुत पहले से चला रहा है संघ का काम, कि सेवा के काम संघ को करना है समाज की हर जगह, सिर्फ सेवा नहीं, हर जगह। जैसे अभी देखें हम, कोरोना जैसा संकट हमारे सामने आया, अभूतपूर्व संकट है, इससे पहले इस प्रकार के संकट की कल्पना किसी ने नहीं की थी। ऐसा संकट जब बहुत नजदीकी मित्र, मित्र छोड़िए, परिवार के लोग, एक अपने परिवार में किसी को कोरोना हो गया, उसके पास जाने से डरते हैं। सहज है उनका डर भी, हर व्यक्ति, कई व्यक्ति समझ नहीं रखते तो डरते हैं, तो डर करके कम से कम अपना भी बचाव कर लेते हैं, सामने वाला की जो मदद कर सकते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन संघ के स्वयंसेवक इस डर के वातावरण में भी समाज के बीच में गए, लोगों की मदद की, अस्पतालों में गए, शमशानों में काम किया, घर घर जाकर के काम किया है। मैं स्वयं भोपाल में एक बस्ती में मैं इसकी बात के लिए रिपोर्ट करने गया, मैंने वीडियो बनाया कैसे वो कोरोना पेशेंट की थोड़ा सा प्रशिक्षण लिया डॉक्टर से, और डॉक्टर को साथ में रख करके, जो सेवाभावी डॉक्टर हैं उन्होंने उनकी मदद की। उन्होंने बस्तियों में, बड़ी कॉलोनियों में, सब जगह जाकर के कोरोना की टेस्टिंग की, उनको मदद की, उनको सलाह दी। इस प्रकार के काम संघ ने किए। राशन वितरण का काम हो, मजदूर जब पलायन, पिछले बार जब लॉकडाउन लगा था, मजदूरों का जब पलायन हुआ, तो उसमें संघ से प्रेरित विद्या भारती, उसने तो अपने भवन तक खाली कर दिए थे कि आप रात्रि विश्राम करना हो, रुकना हो तो यहाँ रुक लीजिए। भोजन की व्यवस्था उनकी की। तो प्रारंभ से ही है 1948 से, लेकिन जैसे जैसे उसका सामर्थ्य बढ़ता गया तो उसके लिए विविध प्रकार के संगठन भी उसकी प्रेरणा से स्वयंसेवकों ने प्रारंभ किए। जी। तो देखिए, बात करते करते हम लोगों को 50 मिनट से ऊपर हो चुके हैं, हालांकि शुरू में हम लोगों ने इससे थोड़ा कम वक्त रखा था। हमारा ये उम्मीद थी कि 45 मिनट में हमारी चर्चा समाप्त हो जाएगी। तो चलिए अंत की तरफ अपनी चर्चा को ले चलते हुए सबसे पहले तो ये बताएं कि आप आमतौर पर कथेतर साहित्य ही लिख रहे होते हैं, तो क्या आगे हम लोग कुछ साहित्य में, मतलब जिसे कथा कहा जाता है या कहानी कहा जाता है, काल्पनिक कथा कहानियां, वैसी कहानियों की भी आपसे अपेक्षा रखें, या कथेतर में ही आप अपना काम जारी रखना चाहते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करूंगा मैं। मेरी कुछ कहानियां प्रकाशित भी हुई हैं, नई दुनिया जैसे समाचार पत्र ने उनको प्रकाशित किया है, कुछ साहित्यिक पत्रिकाएं हैं उन्होंने भी प्रकाशित किया है। एक कहानी नुमा ही है, एक इसमें आरक्षण के जाति भेद मिटाता साधारण डिब्बा रेल का, वो एक कहानी जैसा ही है। आप पढ़ेंगे तो आपको कहानी जैसा ही प्रतीत होगा। तो कुछ कहानियां भी मैंने लिखी हैं, और बताया जैसा कि शौकिया कवि भी हूँ, तो एक काव्य संग्रह भी आ चुका है, और कुछ प्रेम पे भी कविताएं लिखी हैं। तो प्रेम की कविताओं का भी संकलन करने का प्रयास कर रहा हूँ कि वो मिल जाए और इकट्ठी हो जाए। अब देखो कितना समय लगता है। तो उनका भी एक संभवतः उसका जो शीर्षक होगा वो मैं अभी घोषित कर देता हूँ। जो मेरी अगर आएगी प्रेम कविताओं का संकलन आया तो वो होगा इश्क के सिक्के। तो वो उस पर आपको एक काव्य संग्रह और देखने को मिल सकता है। भाई इस तरह आप बता देंगे तो हिंदी साहित्य का जैसा जगत है, आपकी किताब का नाम का क्या होगा वो तो अंदाजा लगा लीजिए आप। बात नहीं। तो कम से कम ये तो रहेगा कि कहाँ से लिया, तो पहले से घोषित है। तो उसका मैंने उपयोग करना भी प्रारंभ किया है। तो हैशटैग के साथ ही मैं अपने प्रेम की कविताओं को या उसके कुछ जो पंक्तियां उनको शेयर करता रहता हूँ। फिर बेटी को लेकर के कई कविताएं मैंने लिखी हैं, तकरीबन 10-12 कविताएं हैं, 8-10 कविताएं माँ को लेकर के हैं, 2-3 पिता को लेकर के भी लिखी हैं। तो ऐसे करके कुछ और कविताएं भी जब ये ठीक ठाक हो जाएंगी तो एक अलग से काव्य संग्रह भी रहेगा। कथा संग्रह का भी प्रयास है मेरा। मेरे मित्र लोग भी इस बात के लिए आग्रह करते हैं, जैसे आपने किया कि थोड़ा सा कथा कहानी भी लिखना प्रारंभ कीजिए, उस क्षेत्र में भी थोड़ा हाथ आजमाइए। तो करूंगा मैं प्रयास। जी। तो चलिए फिलहाल के लिए हम लोग चर्चा को यहीं विराम देते हैं, और एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि हम लोग आज चर्चा कर रहे थे संघ दर्शन पर लोकेंद्र सिंह जी के साथ। लोकेंद्र सिंह जी ने संघ के दर्शन के ऊपर जो ये किताब लिखी है, इसमें कई आपको जो ऐसे विषय होते हैं जिन पर आमतौर पर बातें तो होती हैं, मगर जो बातें होती हैं वो सिर्फ एक पक्ष से आपको सुनाई देती हैं। तो उसमें जो संघ का पक्ष होता है, उस पक्ष की तरफ से अगर आपको किताब पढ़नी हो तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी किताब रहेगी। हिंदी में ऐसी किताबें कम आती हैं, और ये किताब हिंदी में लिखी गई है, तो इस वजह से भी ये किताब महत्वपूर्ण हो जाती है। जो कुछ अध्याय हैं, मैं उनका नाम जरूर बता देना चाहूँगा अपने दर्शकों को। जैसे
एक अध्याय का नाम आता है भारत की शक्ति का केंद्र संविधान। तो संविधान को किस स्थान पर रखता है संघ, या फिर जैसे कि अक्सर आरोप आते हैं कि संघ की संकल्पना में हिंदुत्व क्या है, इस पर भी एक अध्याय है। सेवा पे जाहिर सी बात है कि संघ को एक सेवा भाव वाले संगठन के तौर पर कई लोगों ने देखा होगा, चाहे वो कहीं की बाढ़ का मामला हो, किसी रेलवे के एक्सीडेंट का मामला हो, ऐसी सभी जगहों पर संघ के कार्यकर्ता दिख जाते हैं, संघ के स्वयंसेवक दिख जाते हैं, कार्यकर्ता भी नहीं कहना चाहिए। इसके अलावा जो लोग संघ से जुड़े हुए नहीं थे, जैसे कि प्रणब मुखर्जी, वो लोग जब आए तो उनके संघ के प्रति क्या विचार रहे, इन बातों पर भी लोकेंद्र जी ने अपनी किताब में चर्चा की है। अंत की तरफ आप देखेंगे तो बंधुत्व का प्रतीक कैसे है श्री राम मंदिर, इस पर भी एक अध्याय मिलता है। और भारत के नागरिक हिंदू होते हैं या हिंदू नागरिकता क्या होती है, इन सारे विषयों पर भी एक एक अध्याय आपको मिल जाएगा। तो करीबन 40 अध्यायों का इनकी किताब में पूरा संकलन है, जो अलग अलग सभी लेख हैं। आप चाहें तो एक लेख भी अगर पढ़ें या 2 लेख भी पढ़ें और एक बार में किताब को पूरा शुरू से अंत तक पढ़ें, तो भी मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा अंतर पड़ेगा। 1-2 लेख भी मेरे ख्याल से बिल्कुल इंडिपेंडेंट या बिल्कुल कहिए कि स्वतंत्र लेख की तरह अपना महत्व रखते हैं। मेरा ख्याल है कि इससे लोकेंद्र जी की सहमति होगी। तो अपनी किताब के बारे में कुछ 2 शब्द बता देने के लिए हम लोकेंद्र जी को छोड़ेंगे और फिर उसके बाद हम लोग चर्चा को विराम देंगे। लोकेंद्र जी। जी, आनंद जी, एक तो बहुत आनंद आपके साथ आया, जैसा आपका नाम वैसे ही चर्चा का रस रहा आनंददायक। तो ये पुस्तक अर्चना प्रकाशन ने प्रकाशित की है। अर्चना प्रकाशन का मुख्यालय भोपाल है। आप बैक कवर पर उनका पता दिया है, नंबर दिया है, उस नंबर पे फ़ोन करके इस पुस्तक को मँगा सकते हैं। अभी उनकी पुस्तक ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप फ़ोन करेंगे तो ऑनलाइन जैसी ही सुविधा आपको आपके घर पर वो डाक से भेज देते हैं। दूसरा, ये पुस्तक मेरे अपने मन की अनुभूतियाँ हैं, इसलिए मैंने शीर्षक में लिखा भी है संघ दर्शन अपने मन की अनुभूति, जैसा मैंने संघ को अनुभव किया। संघ के बारे में दरअसल एक मैंने इसमें लिखा भी है, वो मैं पढ़ देता हूँ। नहीं, मेरे को याद ही है, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। कि जैसे हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि अगर आप मंदिर किसी व्यस्तता के कारण, किसी कारण से मंदिर नहीं जा पा रहे, तो मंदिर में शिखर निर्माण होता है। यानी मंदिर में जब सबसे ऊपर का हिस्सा यानी जो पिंडी होती है वो शिखर यानी कलश जो होता है उसको शिखर कहते हैं। तो उसको सबसे ऊंचा बनाते हैं। तो उसके लिए ये इसलिए रहता है कि आप मंदिर में देव प्रतिमा का दर्शन नहीं कर पा रहे, तो उस शिखर का दर्शन कर लो, तो आपको प्रतिमा का दर्शन करने जैसा ही पुण्य प्राप्त होता है। तो वैसा ही संघ के संदर्भ में रहता है कि संघ की वास्तविक अनुभूति करनी है तो वो आपको संघ के भीतर ही जाकर करनी पड़ेगी। और संघ को विविध, मेरे अनुभव से आप कितना समझ पाएंगे ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन बहुत हद तक आप संघ को समझ पाएंगे ये मुझे विश्वास है। तो लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि पुस्तक पढ़ करके संघ को समझना ठीक वैसा ही है जैसा मंदिर के शिखर दर्शन करके प्रतिमा के दर्शन करने जैसा है। तो प्रतिमा का दर्शन करना है तो संघ के नजदीक आइए, अन्यथा आप अब विपुल साहित्य संघ के बारे में है। रतन शारदा जी की किताब हो या अभी सुनील आम्बेकर जी की पुस्तक आई वो हो, उसको भी पढ़ सकते हैं। परम पूजनीय जो सरसंघचालक रहे उनकी किताबें भी हैं और वर्तमान सरसंघचालक जी के बौद्धिकों को लेकर के किताब आई है, उसको भी पढ़ सकते हैं। इसको भी आप पढ़ेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मेरा प्रयास सफल होगा कि संघ के बारे में कुछ बुनियादी बातें आप तक पहुंचा पाऊं। तो इतनी सी बात, इतना सा निवेदन मेरा है कि आप एक बार पुस्तक को जरूर पढ़ें और आपकी जो भी जिज्ञासाएं हैं या आपके जो भी प्रश्न हैं तो उसमें आप निकाल करके मुझे भेजेंगे तो आगे उन विषयों पर भी लिखने का मैं प्रयास करूंगा। आनंद जी, फिर से आपका। हाँ। आज की हमारी चर्चा में लोकेंद्र जी हमारे साथ थे और बातें करते करते हम लोगों को करीब करीब 1 घंटा हो गया है। तो फिलहाल हम दर्शकों से आज्ञा लेंगे। तो लोकेंद्र जी, फिर बात होगी आपकी कभी अगली पुस्तक पे, कभी आगे फिर चर्चा होगी। फिलहाल के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।